हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप इस एक्ट को पढ़ने से पहले एक बारी सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये एक्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। बट हम कोशिश करते हैं इस एक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट है क्या, हमें ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें टाइम के साथ क्या अमेंडमेंट्स आई। तो सबसे पहली बात, इसको बनाने के पीछे हमारे दो रीजंस थे। कितने रीजन थे? दो रीजन थे। क्या रीजन थे? तो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट 1988 जो था वो एनेक्ट हुआ था, पहली बात, टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शंस। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस होता क्या है, इसको भी हम समझेंगे जब हम डेफिनेशन क्लॉज पे आएंगे इस एक्ट के। तो हमें ये समझ आता है कि हमने इस एक्ट को क्यों बनाया, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है इस एक्ट के कि हम क्या चाहते हैं। हम बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करना चाहते हैं, यानी कि रोकना चाहते हैं। तो पहला पर्पस हमारा क्या हुआ कि हम बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, की जो भी प्रॉपर्टी बेनामी तौर पर होल्ड की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो दो पर्पसेस अगर आपसे पूछे जाते हैं दैट व्हाई बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 वाज इनेक्टेड, सो वी आर हैविंग टू रीजंस बिसाइड बिफोर दैट, एंड दे आर फर्स्ट प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड इज द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। इन दो रीजंस की वजह से हमने बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 को बनाया। अब इस एक्ट के अंदर हमें और क्या चीजें दी गई हैं, अगर आप इसके फीचर्स देखना चाहो तो अभी हमें समझ आएगा कि बेनामी ट्रांजैक्शंस होती क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं एक्ट के अंदर और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी शैल बी सब्जेक्ट टू एक्विजिशन बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर आफ्टर फॉलोइंग सच प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब, कि जितनी भी जो भी हमें इस एक्ट के थ्रू एक अथॉरिटी बनाई जाएगी कि वो अथॉरिटी इन बेनामी प्रॉपर्टीज को जो कि बेनामी तरीके से होल्ड की गई है उनको एक्वायर कर सकती है इस तरीके से, जो कि तरीका हमें लॉ के थ्रू बताया जाएगा, जो प्रोसीजर हमें लॉ के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो पहला ये चीज आपको देखने को इस एक्ट में मिलेगी। दूसरी चीज, नो अमाउंट शैल बी पेबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, की अगर कोई भी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण होगा, कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा अथॉरिटी के थ्रू, जो अथॉरिटी लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश की जाएगी, तो उस अथॉरिटी को कोई भी कंपनसेशन या कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा तो। तीसरी चीज, द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और अनमैरिड डॉटर, यानी कि अपनी पत्नी के नाम पे, अपनी अनमैरिड डॉटर के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है फॉर देयर बेनिफिट वुड नॉट बी बेनामी ट्रांजैक्शन, उसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। अदरवाइज तो कोई अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी बेटी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा। तो जो प्रॉपर्टीज वाइफ के नाम पर या अपनी बेटी के नाम पर ली जा रही हैं जो कि अनमैरिड है, they will not be included in the definition of Benami transactions. Then the security held by depository as registered owner under the provisions of Depositories Act or participant as an agent of depository would not be Benami transactions. अब depositories जैसे होते हैं ना कि हमारे पास बेसिकली NSDL CDSL आपको देखने को मिलते हैं, तो जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते हैं या इस तरीके की कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो इन डिपॉजिटरीज के पास रहती हैं, हमारे जितने भी शेयर्स होते हैं इन्हीं के पास रहते हैं। तो जब ये डिपॉजिटरीज अपने पास हमारी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रख रही हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को फॉलो कर रही हैं। तो ये चीज़ हमें इस एक्ट से समझनी है। अब ये एक्ट कब बना था? 1988 के अंदर बना था। तो जब ये ओरिजिनली एक्ट बना तो इसके अंदर कुछ कमियां रह गई, क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है और टाइम के साथ चीज़ों का एवोल्यूशन भी होता है। तो हमें ये समझ आया कि ये कमियां हमारे इस एक्ट के अंदर रह गई। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने 2016 के अंदर अमेंडमेंट करी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, और उन अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने उन कमियों को दूर करने की कोशिश करी, उन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने की कोशिश करी जो हमें लगा कि इस ओरिजिनल एक्ट के अंदर है। क्या शॉर्ट कमिंग्स थी? तो सबसे पहले कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था जो कि इस बारे में बात करता हो कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकती है, जब्त कर सकती है। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था 1988 के एक्ट के अंदर। बाद में ये ऐड किया हमने जब 2016 की अमेंडमेंट की, बट इन ओरिजिनल एक्ट देयर वाज नो सच प्रोविज़न रिगार्डिंग कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी चीज़, have any provision for any appellate mechanism against the action taken by the authorities। तो अगर किसी अथॉरिटी ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया तो उसकी कोई अपीलेट अथॉरिटी ही नहीं हमने बना रखी थी कि अपील में वो व्यक्ति कहीं पे जा सके।
और साथ ही साथ हमने सिविल कोड की जुरिडिक्शन को भी बार कर दिया था। तो ये एक हमें कमी इसके अंदर देखने को मिलती थी। और चौथी जो कमी हमें देखने को मिलती थी, प्रोवाइड फॉर एडुकेट एनेबलिंग रूल्स मेकिंग पावर, की हमारे पास कोई रूल मेकिंग पावर्स ही नहीं थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को चलाने के लिए कोई रूल्स बना ही नहीं सकती थी, इसके लिए हमने एक्ट में कोई पावर्स ही नहीं डाली थी। तो ये सारी क्या थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, जो कि हमें 1988 के एक्ट के अंदर देखने को मिलती थी। फिर हमने क्या किया, इसको अमेंड किया 2016 के अंदर, और ये सारी शॉर्ट कमिंग्स को हमने दूर कर दिया। जितनी भी इनएडिक्वेसीज थी ओरिजिनल एक्ट के अंदर, उन सबको हमने हटा दिया। और हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाइड अथॉरिटीज को एम्पावर कर दिया कि वो प्रोविजनली प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं। प्रोविजनली मतलब जब तक अभी उनको लग रहा है प्रीमा फेसाई कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको प्रोविजनली अटैच करने के प्रोविजंस डाले, विच कैन इवेंचुअली बी पनिशेबल विद रिगरस विच कैन इवेंचुअली बी कन्फिस्केटेड, और बाद में उसको पूरी तरीके से जब्त भी किया जा सकता है अगर ये हमें मिल जाता है फाइनली कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी थी वो बेनामी ट्रांजैक्शन की ही थी। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर गिल्टी मिलता है, तो वहाँ पे हमने पनिशमेंट के प्रोविजन को डाला कि 1 साल से लेकर 7 साल तक उसको जेल भेजी जा सकती है। साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी का 25% जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसकी 25% उसको पनिशमेंट के तौर पर देनी होगी। तो ये सारे प्रोविजन जो है वो हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी। साथ ही साथ जो हमने अभी ऊपर शॉर्ट कमिंग देखी थी, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि वो इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर बना सकती है, रूल बना सकती है। तो ये सारी कमियां हमने दूर करने की कोशिश करी। तो अगर आप देखोगे ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, इसके कुछ अगर मेन फीचर्स देखने की अगर हम कोशिश करें, अगर आपसे पूछे जाते हैं कि मेन फीचर्स क्या, तो हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो व्हाट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन, अगर कहीं पे अगर हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी कोर्ट के सामने या कहीं पे भी, तो हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से देखेंगे, हम द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 से इस वर्ड की डेफिनेशन को देखेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है। दूसरी बात, इसने बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है। तो दूसरी चीज़ ये हमें इस एक्ट के थ्रू देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ ये हमें प्रोसीजर बताता है कि अगर आप घुस जाते हो उस ट्रांजैक्शन में, आपको मना किया गया था, देन व्हाट विल बी द पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, सजा क्या मिलेगी वो भी हमें इस एक्ट के थ्रू पता चलती है। देन ये हमें पावर देता है जो सिविल कोर्ट के पास होती है, सेम पावर्स वो उस अथॉरिटी को भी देता है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के साथ डील करेगी। चौथी चीज़ ये देखने को मिलती है। पांचवी चीज़, मिसलेनियस प्रोविजंस को देखने को मिलते हैं कि कैसे हम नोटिस सर्व करेंगे इस एक्ट के रिगार्डिंग, कैसे प्रोटेक्शन एक्शन लिया जाएगा गुड फेथ के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। छठी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर इस एक्ट के थ्रू मिलती है इस चीज़ से रिलेटेड। सातवीं चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर हमने दी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके डेजिग्नेट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन को एज अ स्पेशल कोर्ट बना दें या कोई स्पेशल कोर्ट खुद ही एस्टैब्लिश कर दें। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हम किस तरीके से इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। सीआरपीसी के अंदर भी इसका प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट बनाने का, सेक्शन 13, 16 ये सब हम जब देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। तो वो स्पेशल कोर्ट इस पर्पज़ के लिए बनाई जा सकती है। जैसे 8 पॉइंट देखने को मिलता है कि क्या पेनल्टीज होंगी अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देता है इस प्रोसीडिंग के अंदर। आईपीसी के अंदर भी ऑफेंस है कि अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, और साथ ही साथ इसमें भी पनिशमेंट दे दी, देन किस तरीके से कोई सूट जो है वो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मेनली इस एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। अब इस एक्ट के जितने सारे सेक्शंस हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको कवर करना है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शंस तो वैसे भी ऑमिट हो चुके हैं। सबसे पहली हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डेफिनेशन आती है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर आती है, कौन सी, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो याद रखना कि बेनामी ट्रांजैक्शन इस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर दे रखी है। उससे पहले एक टर्म आता है बेनामीदार। बेनामीदार यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो व्यक्ति अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, जिसको यही नहीं पता कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से, उसको हम बेनामीदार बोल देते हैं। और बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है, जो व्यक्ति किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता है लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट उसको हो रहा होता है। तो ये दो टर्म्स हमें ध्यान में रखने हैं इस एक्ट को समझने के लिए। अब देखो होता क्या है बेनामी ट्रांजेक्शन, यानी कि या कोई ट्रांजेक्शन या कोई अरेंजमेंट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, या तो किसी ट्रांजेक्शन के अंदर या कोई ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हो जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है इज ट्रांसफर टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय द अदर पर्सन, यानी कि
होल्ड कोई और पर्सन कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, और उसके लिए कंसिडरेशन किसी और ने पे किया, यानी कि होल्ड हो सकता है ए कर रहा हो, जैसे मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी लेकिन उसका कंसिडरेशन मैंने नहीं दिया, मेरे बिहाफ पे किसी और व्यक्ति ने दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं। पहली चीज ये हो जाती है बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर। दूसरी चीज, द प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड अ कंसिडरेशन। साथ ही साथ देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, एंड है, तो यानी कि पहले तो आपको ये चीज करनी है कि इसने प्रॉपर्टी, इसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, कंसिडरेशन इसने मूव किया हो, प्लस दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ ये होनी चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारी जगह होती है ना कि प्रॉपर्टी मैंने होल्ड की, मेरे बिहाफ पे किसी और ने पेमेंट कर दी, मैंने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, वो थोड़ा ना बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए क्या है कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हेल्ड हुई हो और कंसिडरेशन किसी और ने दिया हो। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी हेल्ड हुई, जैसे मैंने अगर वो प्रॉपर्टी हेल्ड की है लेकिन उसका जो बेनिफिट है, या तो इमीडिएट बेनिफिट की अभी के अभी बेनिफिट उस व्यक्ति को मिल रहा है, या फ्यूचर में बेनिफिट उसको मिलेगा डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, जिसने भी कंसिडरेशन पे किया है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बेनामी ट्रांजैक्शन है, अभी और भी तरीके की बेनामी ट्रांजैक्शन कवर है इसके अंदर। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि इसकी एक्सेप्शन भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हेल्ड हो, कंसिडरेशन किसी और ने पे किया हो, और जिसने कंसिडरेशन पे किया हो उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। जैसे कि कहाँ पे, कर्ता के केस के अंदर जो एचयूएफ का कर्ता होता है, तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि कर्ता जो प्रॉपर्टी ले रहा है कि कंसिडरेशन तो एचयूएफ की प्रॉपर्टी से पे हो रहा है, मतलब पैसे से पे हो रहा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हेल्ड हो रही है, बेनिफिट मेरे एचयूएफ को मिल रहा है, तो मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन कर ली, ऐसा नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, एक्सेप्शन में डाल दिया। इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज़ के साथ कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर हूँ, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं कोई पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही होगी कि प्रॉपर्टी में हेल्ड करूंगा, कंसिडरेशन यहाँ से मूव करेगा, बेनिफिट कंपनी को मिल रहा होगा, तो ये थोड़ी ना मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन कर ली, तो उसको भी हमने क्या माना, एक्सेप्शन माना। इसी तरीके से मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपने स्पाउस के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेता हूं, और उसका जो कंसिडरेशन मैं करता हूं, वो कंसिडरेशन को मैं दिखाता हूं कि उसकी सोर्स क्या है, सही से बताता हूं सब कुछ उसके बारे में, देन दैट विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर ज्वाइंट ऑनर्स भी हैं तो उसके लिए भी ये जो थर्ड पॉइंट है वही सेम ज्वाइंट ऑनर्स के लिए है। तो ये 4 एक्सेप्शंस है कि ये चीजें जो हैं विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। इसने फिर अगली चीज बोली, पहली चीज हमें क्लियर हो गई कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है और उसकी एक्सेप्शन क्या होती है। दूसरी चीज इसने बोली, अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट रिस्पेक्ट विच प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन अ फिक्शियस नेम, कि आप प्रॉपर्टी कैसे कर रहे हो, खरीद या बेच रहे हो फिक्शियस नेम के ऊपर, कि वो चीज वो नाम जिस नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हो वो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। पहली चीज क्या थी बेनामी ट्रांजैक्शन में, ये दोनों चीजें अगर हो रही है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट हो रही है, ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन है। दूसरी चीज, फिक्शियस नेम के ऊपर प्रॉपर्टी बेची खरीदी जा रही है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन है। तीसरी चीज, अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट रिस्पेक्ट टू विच प्रॉपर्टी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज द नॉलेज ऑफ सच ऑनरशिप। भाई कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है ना ए के नाम पे है, और ए को ही नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे एग्जिस्ट करती है, या फिर जब ए को बताते हैं वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये क्या बोला जाएगा, बेनामीदार बोला जाएगा, कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी है और इसी को नहीं पता कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी है, या उसको मतलब नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की कि मैं इसका ऑनर हूँ, तो ये भी क्या है, एक बेनामी ट्रांजेक्शन है। और चौथी चीज़ क्या आती है, ऐसी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जिसके रिस्पेक्ट में द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और फिक्शियस, कि जिसने कंसिडरेशन पे किया, जिसने पैसा पे किया, वही नहीं पता चल रहा कौन है या वो ट्रेसेबल नहीं है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। कि प्रॉपर्टी तो ए होल्ड कर रहा है लेकिन इसका कंसिडरेशन बी ने पे किया था, और ये बी है कहाँ, कौन है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा हमें, सो हम इस ट्रांजेक्शन को भी क्या मान लेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन ही मान लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेनामी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए कि बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है। इसके साथ आपको सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में 53 ऑफ टीपीए पे चला जाएगा, उसके लिए हमने अलग से एक टॉपिक समझा हुआ है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। और सेक्शन 53 ए को इसके साथ ज़रूर पढ़िएगा जब इस एक्ट को आप पढ़ रहे हैं। बेनामीदार हमें पता है कौन है, बेनिफिशियल ऑनर हमें पता है कौन है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट विच डील्स विद बेनामी transactions, that how we can prohibit the benami transaction. So in the very first section from where this act starts, यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सीधा सीधा सबसे पहले ही सेक्शन 1 में तो वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट आ जाता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन आ जाती है। जैसे ही सेक्शन 3 स्टार्ट हुआ, इसने सेक्शन 3 के अंदर क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति
अगर बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है, नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। कौन से सेक्शन में दिया था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो अगर कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो हमें सेक्शन 3 के अंदर बता दिए गए। तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या बोलता है कि whoever enters into any बेनामी ट्रांजैक्शन shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो यानी कि 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी हो सकती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी ग्रीवियसनेस, कि आपने कितनी ग्रीवियस तरीके से उस ऑफेंस को किया है, या ग्रेवनेस ऑफ द ऑफेंस की कितना ग्रेव वो ऑफेंस है, उस हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक की हो सकती है और साथ में फाइन भी लग सकता है या दोनों में से एक चीज भी हो सकती है। तो यहां तक आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि इस सेट के अंदर क्या दिया गया है। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करता है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट 2016 के बाद जब ये अमेंडमेंट हो गई, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है हमें चैप्टर 7 के अंदर भी दे रखी है, जहां पे ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको भी हम पढ़ेंगे भी चैप्टर 7 को। जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जहां पे ये हमें दिया गया कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो वहां पे उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ उसको 25% पे करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का। तो अभी वो हम आएंगे उसके ऊपर। देन सेक्शन 4 के ऊपर आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, की अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी तरीके से होल्ड कर रखी है तो उसको रिकवर करने के राइट के बारे में ये बात कर रहा है। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 हमें क्या बोल देता है कि कोई भी सूट, कोई भी क्लेम या कोई भी एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शेल लाई बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो आप क्या मतलब कि आप उसके रिगार्डिंग उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के रिगार्डिंग कोई भी सूट नहीं कर सकते हो, उसके लिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ने डिनाई कर दिया, जो प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरीके से आप ये डिफेंस भी नहीं ले सकते, जो बात हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर बोल रखी है कि उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ये बात करता है, यानी कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एक तरफ से बात कर रहा है और सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 उसी की अपोजिट साइड से बात कर रहा है। देन सेक्शन 5 के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी तौर पर आप हेल्ड कर रहे हैं तो वो क्या होगी, लाइबल होगी कॉन्फिस्केट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये 2016 की अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड हुआ, क्योंकि ओरिजिनली तो हमने देखा था कि कॉन्फिस्केशन करने का कोई प्रोविजन हमने 1988 के एक्ट के अंदर नहीं डाल रखा था। तो नाउ वी हैव गिवन द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट दे कैन confiscate the property whichever property is involved in बेनामी ट्रांजैक्शन। देन प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। बेनामीदार अब हमें पता है कौन होता है, कि जिसके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी है, जिसने कंसिडरेशन पे नहीं किया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेनामीदार बोल रहे हैं। तो अब वो जो बेनामीदार है वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, प्रोहिबिशन लगा रखी है। कौन से सेक्शन ने, सेक्शन 6 ने। तो सेक्शन 6 यही बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति बेनामीदार है तो उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर नहीं कर सकता, आगे किसी को नहीं बेच सकता। अगर ए वो प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहा है एंड ही इज अ बेनामीदार, यानी कि उसने कंसिडरेशन पे नहीं किया, ही हैज जस्ट holding of that property, then in that situation this a person cannot retransfer this property to someone else। where any property is retransfer, अगर मान लो वो कर भी देता है retransfer, तो वो जो हमने ट्रांसफर किया वो क्या माना जाएगा, null and void माना जाएगा। above provision shall not apply to transfer made in accordance with provisions of section 190 of finance act। ठीक है, अब सेक्शन 6 के बाद ये जो बीच के सेक्शन है ना, 9, 10, 11, 12, ये सारे हमें ओमिट हो रखे हैं। 17, 18 से फिर हमारे दोबारा आगे स्टार्ट होते हैं, जिसके आगे हमारा सेक्शन 24 जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो क्या बात करता है, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है उसको अटैच करना है, तो उस अटैचमेंट के रिगार्डिंग किस तरीके से हम नोटिस देंगे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सेक्शन 24 क्या बात करता है, नोटिस एंड अटैचमेंट के बारे में बात करता है, कि अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए तो उसके लिए सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस मटेरियल इन हिज पोजीशन, कि भाई एक इनिशिएटिंग ऑफिसर है, उसके इंफॉर्मेशन में, उसके पोजीशन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है या जो भी मटेरियल आता है उसके पोजीशन के अंदर, अगर उस बेसिस पे, उस मटेरियल के बेसिस पे उसको रीजन टू बिलीव है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन टू बिलीव, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग सम मटेरियल इन योर पोजीशन, देन दैट मटेरियल शुड बी सफिशिएंट एनफ दैट इट शुड लीड
you to believe that thing exists in reality. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रीजन टू बिलीव क्यों था. यहाँ पे मियर सस्पिशन नहीं होना चाहिए, आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए, आप श्योर होने चाहिए उस मटेरियल के बेसिस पे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दैट एनी पर्सन इज बेनामीदार. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल किसके पोजीशन में है, इनिशिएटिंग ऑफिसर के पोजीशन में है, वो मटेरियल उस इनिशिएटिंग ऑफिसर को रीजन टू बिलीव दिलाना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है या ये व्यक्ति जो है बेनामीदार इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है. तो वो क्या करेगा इनिशिएटिंग ऑफिसर, अब रीजन देगा राइटिंग के अंदर कि भाई उसको रीजन टू बिलीव क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों लगा कि ये बेनामीदार है. इशू नोटिस टू सच पर्सन, और उसको नोटिस भेजेगा शो कोस करने के लिए, उससे रीजन पूछेगा. सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस वाई द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज बेनामी प्रॉपर्टी. उससे पूछेगा भाई क्यों मैं इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रीट करूं, भाई क्या रीजन है, मेरे को तो पूरे पूरे मटेरियल मिल रहे हैं जिस बेसिस पे आई एम इंक्लाइन टू बिलीव दैट दिस प्रॉपर्टी इज अ बेनामी प्रॉपर्टी और यू आर अ बेनामीदार. सो टेल मी द रीजन दैट व्हाई आई शुड नॉट ट्रीट दिस प्रॉपर्टी एज अ बेनामी प्रॉपर्टी और व्हाई आई शुड नॉट ट्रीट यू एज अ बेनामीदार. उसके लिए एक शोकोज नोटिस भेजा जाएगा. क्यों भेजा जाता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमेशा कोई भी अगर एक्ट है, कोई भी लॉ है, वो किस हिसाब से चले, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से चले. तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे ये प्रोविजन को डाला गया कि उसको एक नोटिस भेजा जाए, वो अपना रीजन बताए कि क्यों इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं हमें मानना है. तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द नोटिस में ऑल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच पर्सन हु इज अ बेनिफिशियल ऑनर. और साथ ही साथ ये नोटिस जो है बेनिफिशियल ऑनर को भी भेजा जा सकता है, यानी कि दोनों को ये नोटिस जा सकता है. ए अगर बेनामीदार है, यानी कि उसने कंसिडरेशन पे नहीं किया, ही इज जस्ट होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी, एंड बी द पर्सन हु हैज पेड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय ए फॉर द बेनिफिट ऑफ बी ओनली. That benefit can be immediate benefit or future benefit. That benefit can be direct benefit or indirect benefit. That doesn't matter. So in this situation, the initiating officer can send this show cause notice to both the person, benamidar and beneficial owner as well. So that depends upon the legal discretion of initiating officer that to whom he wants to send that show cause notice. तो यहाँ पे इसके लिए तो ज़रूरी है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला, मे, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे तो उसको भेजना ही पड़ेगा. सो आईओ इनिशिएटिंग ऑफिसर हैज़ टू सेंड शो कॉज नोटिस टू बेनामीदार, बट it depends upon discretion of IO initiating officer whether he wants to send this show cause notice to beneficial owner or not. फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर इस ओपिनियन को रखता है अपने पास कि जो व्यक्ति जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर देगा. एलिनिएट मतलब अपने से अलग कर देगा, उसको बेच देगा, ट्रांसफर कर देगा, बार्टर कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, कुछ भी कर लेगा. तो उस सिचुएशन के अंदर such property during the period specified in the notice, he may, with the previous approval of the approving authority, by order writing attach provisionally such property. तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है. किसकी परमिशन से, अप्रूविंग अथॉरिटी. अप्रूविंग अथॉरिटी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनती है. तो उस अथॉरिटी के, अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल लेके उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है. प्रोविजनली यानी कि अभी वो फाइनली नहीं कर रहा उसको, वो अभी बस अटैच कर रहा है. उसको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी बेनामीदार प्रॉपर्टी है, बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, और इस प्रॉपर्टी को इसका बेनामीदार आगे ट्रांसफर कर सकता है, एलिनिएट कर सकता है. सो इन दैट सिचुएशन ही हैज बीन गिवन और ही हैज बीन delegated with the power that he can provisionally attach that property. But for attaching that property, even though it is getting attached provisionally, he needs to take approval of approving authority. So for how long this property can be provisionally attached? So this property can be provisionally attached for the period not exceeding 90 days. So maximum period, maximum duration can be of 90 days only from the date of issue of notice under subsection 1. तो 90 दिन के लिए यहाँ पे उसको वो अटैच करेगा. तो सेक्शन 24 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट दिस सेक्शन डील्स विद. यहाँ तक क्लियर है. देन सबसेक्शन 4 ही हमें क्या बोलता है कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, अब जब उसने इंक्वायरी कर ली, जो भी उसको रिपोर्ट्स चाहिए थे, एविडेंस चाहिए, तो उसको मिल गए. उसके बाद अगर उसको ठीक लगता है सारे रेलिवेंट मटेरियल्स को देखने के बाद, और उसके पास यहाँ पे कितना टाइम है, 90 डेज़ का ही टाइम है जब उसने नोटिस इशू किया, क्योंकि ऊपर उसने बोला ही है कि 90 डेज तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच आफ्टर टेकिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी. सो ही इज ऑल्सो हैविंग टाइम ऑफ मैक्सिमम 90 days. सो ही हैज़ टू कंक्लूड हिज inquiry, and after that inquiry he has option to do either of these things. First is that
वेयर द प्रोविजनल अटैचमेंट हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 3 की अगर उसने प्रोविजनल अटैचमेंट की है देन इन दैट सिचुएशन ही कैन ईदर पास एन ऑर्डर थ्रू विच ही कैन कंटिन्यू द प्रोविजनल अटैचमेंट, ठीक है, या फिर ही कैन रिवोक द प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर उसको ऐसे अपनी इंक्वायरी के अंदर मिलता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन है, इन दैट सिचुएशन ही कैन कंटिन्यू द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। बट इफ ही फाइंड्स दैट नो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी बेनामी ट्रांजैक्शन और देयर आर नो सफिशिएंट एविडेंसेस फाउंड आफ्टर द इंक्वायरी, देन इन दैट सिचुएशन द इनिशिएटिंग ऑफिसर कैन रिवोक द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स। बट यहाँ पे दूसरी चीज बोलता है, वेयर प्रोविजनल अटैचमेंट हैज नॉट बीन मेड, कि हमने प्रोविजनल अटैचमेंट की नहीं थी बट वी हैव इनिशिएटेड द इंक्वायरी एंड वी हैव सेंट द शो कॉज नोटिस टू बेनामीदार, देन इन दैट सिचुएशन वी आल्सो हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज पास एन ऑर्डर प्रोविजनली अटैचिंग द प्रॉपर्टी, कि भाई इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, सो वी हैव ऑप्शन दैट वी कैन अटैच दैट प्रॉपर्टी प्रोविजनली हियर ऑल्सो। But in this case also we need to take prior approval of approving authority till passing of the order made by the adjudicating authority under sub clause 3 of section 26। अभी हम section 26 को पढ़ेंगे। तो अब जब तक अप्रूविंग अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर नहीं पास कर देती तब तक के लिए इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ की हम उसको ये डिसीजन लेते हैं कि हमें प्रॉपर्टी अटैच नहीं करनी, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसके अंदर इस तरीके की कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो सब सेक्शन 4 ने ये बोला सेक्शन 24 के। देन सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि जहाँ पे इनिशिएटिंग ऑफिसर ये डिसीजन लेता है कि उसको कंटिन्यू करना है प्रोविजनल अटैचमेंट को आई ए के हिसाब से, जो हमने ऊपर पढ़ा था ए के आई वाले के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से, या फिर सबसेक्शन 4 और पास एन ऑर्डर प्रोविजनली अटैचिंग द प्रॉपर्टी अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी, या फिर इसके हिसाब से, क्योंकि इन्हीं दोनों के हिसाब से तो प्रॉपर्टी अटैच हो रही है प्रोविजनली। He shall within 15 days from the date of attachment draw up the statement of the case and refer to the adjudicating authority। तो अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको 15 डेज और मिले कि आप अपना सारी चीज़ें फटाफट रैप अप कीजिए, जो भी चीज़ें हैं अपनी एक स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए केस की, आपको क्या क्या लग रहा है, और उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज दिया। ऐसे नहीं कि आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक प्रॉपर्टी को अटैच करके बैठ गया। तो यहाँ पे हमें टाइम लिमिट दी गई है, तो 15 दिन के अंदर उनको अपनी स्टेटमेंट बना के और पूरे केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेज देना है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इनिशिएटिंग ऑफिसर मीन्स असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन्हीं को हम बोलते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बन रहे हैं। तो सेक्शन 24 आई होप आपको क्लियर हो गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24। देन मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कि हम जो नोटिस भेजते हैं, जैसे हम शो कोज नोटिस भेज रहे हैं जिसके थ्रू हम इंटीमेट कर रहे हैं पार्टी को, तो वो किस तरीके से हम भेजेंगे। पर्सन इधर बाय पोस्ट, या तो हम पोस्ट से भेज सकते हैं, या फिर जैसे हम सम्मन्स को भेजते हैं सीपीसी के अंदर ऑर्डर 5 को फॉलो करते हुए, उस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें भेज सकते हैं। जो नोटिस है शो को हम भेज सकते होते हैं। ये हमें सबसेक्शन 1 और सेक्शन 25 के अंदर बताया गया। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अब ये किसको एड्रेस होगा, यानी कि हम भेजेंगे इस तरीके से, या तो बाय पोस्ट भेजेंगे, या जैसे हम ऑर्डर 5 को फॉलो करते हैं सीपीसी के, उस तरीके से भेजेंगे इस नोटिस को। बट टू हुम इट विल बी सर्व्ड, हम किसको ये एड्रेस करेंगे कि हम किसको ये भेज रहे हैं। तो ये इसने अलग अलग सिचुएशन में बताई है कि अगर इंडिविजुअल है बेनामीदार तो उसके अंदर उस इंडिविजुअल का नाम लिख देंगे, अगर फर्म है तो जो उसके मैनेजिंग पार्टनर है उनको भेज देंगे, HUF है तो कर्ता को भेज देंगे या फिर किसी फैमिली मेम्बर को भेज देंगे, कंपनी है तो जो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको भेज देंगे, अगर कोई और एसोसिएशन ऑफ बॉडी या कोई इंडिविजुअल्स है तो उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है या मेंबर है उसको भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और है जो कि इंडिविजुअल नहीं है तो जो भी उस चीज़ को मैनेज या कंट्रोल कर रहा है उसको हम एड्रेस करके ये भेज देंगे। तो सेक्शन 25 हमें ये बात बोलता है। देन सेक्शन 26 के हिसाब से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, मतलब एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी क्या होगा, वो हमें सेक्शन 26 के अंदर बोल रखा है। तो सेक्शन 26 रिलेट्स टू एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, जिसका सबसेक्शन 1 हमें क्या बोलता है, जब सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 के हिसाब से रेफरेंस दे दी जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्योंकि उसने बोला था ना कि 15 डेज के अंदर जो केस है वो रेफर कर देना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। किसको रेफर करना है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को ये केस रेफर कर देना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अपना स्टेटमेंट देके कि हमारे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ केस ये है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी टू फर्निश सच डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर एविडेंस एज इज कंसीडर्ड नेसेसरी ऑन डेट टू बी स्पेसिफाइड देयरइन ऑन द फॉलोइंग पर्सन्स, की अब मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी इस दिन ये वाले डॉक्यूमेंट्स या ये पर्टिकुलर्स या ये एविडेंसेस आपको लेके आने हैं।
किसको भेजे जा सकते हैं ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू नोटिस या इंटीमेशन? पहली चीज़, बेनामीदार को भेज दो, आपको पता है बेनामीदार कौन होता है, बेनिफिशियल ओनर को भेज दो, या कोई व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है उस चीज़ के अंदर, उस ट्रांजेक्शन के अंदर, उसको भेज दो, या फिर किसी ने अगर क्लेम किया है कोई उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसको भेज दो। तो इन चारों लोगों को कौन भेज सकता है? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उनसे डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर एविडेंसेस मंगवा सकती है, उनको नोटिस भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ें लेके हमारे सामने इस दिन इस टाइम पे प्रोड्यूस करो। लेकिन क्या बोलता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये कितने दिन के अंदर नोटिस देगा? 30 दिन के अंदर अंदर देगा। इसके पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि कभी भी दे जा रहा है। जब भी उसको केस रेफर हुआ है उसके विद इन 30 डेज उसको क्या करना है? नोटिस इशू कर देना है। फर्दर नोटिस शैल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। अब यहाँ पे इस नोटिस के अंदर आपको कम से कम 30 दिन का टाइम देना है, जिसको भी आपने नोटिस भेजा इन चारों में से, कि वो इस डॉक्यूमेंट को, एविडेंस को, पर्टिकुलर को लेके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करे। ये चीज़ हमें यहाँ पे बता दी गई है। सबसेक्शन 2 हमें क्या बोलता है कि अगर वो प्रॉपर्टी ज्वाइंटली होल्ड हो रखी है, एक मतलब दो या दो से ज़्यादा को अगर उस प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं या उनको होल्ड कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि वो जो नोटिस भेज रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, वो नोटिस उन सारे के सारे जॉइंट ओनर्स को भेज दिया जाए। लेकिन अगर सारे जॉइंट ओनर्स को नहीं भेज पाए, किसी जॉइंट ओनर को भेज पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिस जॉइंट ओनर को भेज दिया उस वजह से आपका जो नोटिस सर्व हुआ है वो अपने आप में एक ग्राउंड बन जाएगा कि ये नोटिस को हम इनवैलिड नोटिस मान ले। अगर आपको सर्व हो गया तो मान लेंगे कि आपको ये सर्व हो गया, हम ये नहीं मानेंगे कि बाकियों को सर्व नहीं हुआ इस वजह से जो आपको नोटिस सर्व हुआ है वो इनवैलिड है। सबसेक्शन 3 जो बात करता है वो नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है कि जो यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी उसको क्या करना है, जब प्रोसीडिंग चलानी है तो किस चीज़ को फॉलो करते हुए चलानी है? नेचुरल जस्टिस को, कि सामने वाली पार्टी को भी उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसको सुना जाए, वो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहता है, क्या अपनी बात रखना चाहता है, वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से रख सकता है। सबसेक्शन 4 हमें बोलता है that some part of the property in respect of which reference has been made to him is बेनामी प्रॉपर्टी। भाई एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हम मान लेते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, out of this property some property is benami property, but we are not able to distinguish which property is benami and which property is right property. So in that situation the adjudicating authority has power to apply its best judgment, कि मेरी जजमेंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी जो है बेनामी है, कौन सा पार्ट उसका बेनामी है, वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट करके ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को हम बेनामी प्रॉपर्टी मानेंगे। किसके पास ये पावर है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है। सबसेक्शन 5 में इतना कुछ खास नहीं बोला। देन सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और सुओ मोटो, या तो कोई एप्लीकेशन लगा रहा है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को खुद लग रहा है, तो किसी के नाम को निकाल सकती है, किसी के नाम को जोड़ सकती है उस मैटर के अंदर, उस केस के अंदर, कि ये व्यक्ति जो था ये भी इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व नहीं था। तो इस चीज़ की पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे रखी है। जैसे 319 है सीआरपीसी का, किसी को ऐड करना है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी हमें दे दी गई। और यहाँ पे 1 साल का टाइम दिया गया है कि सबसेक्शन 7 के हिसाब से सेक्शन 25 के, कि जो ऑर्डर है सबसेक्शन 3 के अंदर वो कितने टाइम के अंदर मैक्सिमम पास करना है? 1 ईयर के अंदर अंदर करना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर कर दी। देन प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की पावर सेक्शन 27 में डाली, क्योंकि हमारे ओरिजिनल एक्ट के अंदर नहीं था, ये हमने सीखा, तो यहाँ पे वो पावर इसको डाल दी कि कन्फिस्केशन और वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी की जा सकती है एज पर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के हिसाब से। तो सबसेक्शन 1 ने क्या बोला कि अगर कोई ऑर्डर पास होता है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 के अंदर, जिसके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये हेल्ड करती है कि हाँ फाइनली ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है सामने वाली पार्टी को सुनने के बाद या जो भी कंसर्न व्यक्ति है उनको सुनने के बाद ऑर्डर कर सकती है कि फाइनली इस प्रॉपर्टी को क्या किया जाए? कन्फिस्केट कर लिया जाए। पहले हम क्या कर रहे थे? प्रोविजनली अटैच कर रहे थे कि इस प्रॉपर्टी को कहीं लेके ना जा पाए, तो अभी के लिए अटैच करें। नाउ the authority has finally decided that yes, this property is a benami property and this needs to be confiscated. अब उसको फाइनली क्या करेंगे? हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे और क्या बोल देंगे कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, और अपील का प्रोविजन भी हमने यहाँ पे डाल दिया जो कि ओरिजिनल एक्ट के अंदर नहीं था। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो जो कि सेक्शन 46 के हिसाब से बनेंगी, जिसको हम आगे अभी देखेंगे।
सबसेक्शन 2 बोलता है कि कि ये जो सेक्शन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा, शेल नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टी हेल्ड और एक्वायर्ड बाय पर्सन फ्रॉम बेनामीदार। अब मान लो एक व्यक्ति है, ये बेनामीदार है, इसको सब पता है कि ये प्रॉपर्टी मैं बेनामीदार हूँ, मैंने इसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, स्टिल ही इज ट्राइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू बी, जो कि इस बात से अज्ञात है, उसको पता नहीं है, अवेयर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ए व्यक्ति जो है एज अ बेनामीदार होल्ड कर रहा है, और ये इस प्रॉपर्टी को एडुकेट कंसिडरेशन के एंड विदाउट नॉलेज खरीद लेता है, तो उस सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। ये चीज इसने सबसेक्शन 2 के अंदर बोल दी। सबसेक्शन 3 क्या बोल देता है कि अगर एक ऑर्डर हो गया है कॉन्फिस्केशन का, तो जो भी राइट्स हैं, टाइटल हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो फाइनली किसके हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाएंगे, और उस प्रॉपर्टी को विदाउट या फ्री ऑफ एनी एनक्यूम्बरेंसेज मान लिया जाएगा। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई उधारी थी, कुछ भी थी, अब उस प्रॉपर्टी से कुछ पे नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीटेड फ्री ऑफ ऑल एनक्यूम्बरेंसेज। अदरवाइज क्या करेंगे जो बेनामीदार होंगे, वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ले लें, इस तरीके से होल्ड कर लेंगे, बेनिफिशियरी ऑनर क्या बोलेगा, इसको, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे कहीं पे, या इस प्रॉपर्टी का भी आप पे लोन ले ले, तो उससे क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, अब मुझे तो पैसा मिल गया, ठीक है, अब कल को अगर कुछ होगा भी तो वो अपने आप केस लड़ते रहेंगे गवर्नमेंट से कि इसके अंदर तो हमारा इंटरेस्ट है, तो इसलिए यहां पे बोल दिया कि अब ये प्रॉपर्टी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो दिस प्रॉपर्टी विल बी फ्री ऑफ ऑल इनक्यूबरेंसेस, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन दे रहे हो या कुछ आप इनक्यूबरेंस कर रहे हो, तो आपको खुद ये ध्यान रखना है, यू नीड टू टेक केयर योर सेल्फ की इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इनक्यूबरेंसेस इन्वॉल्व ना हो, और इसके लिए कोई कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी। अगर आप कोई थर्ड पर्सन का राइट क्रिएट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रोविजन से बचने के लिए, तो वो राइट जो है नल एंड वॉइड होगा, प्रोवाइडेड वेयर नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन मेड एंड अपॉन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अटेनिंग फाइनलिटी नो क्लेम शेल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भाई अगर फाइनली ये मिला कि नहीं नहीं इस प्रॉपर्टी को नहीं हमें जब्त करना या कॉन्फिस्केट नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस कर दोगे या कोई क्लेम कर दोगे तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं रहेगी उसके लिए। देन इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेटर करेगा जब प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, उसके फंक्शंस कैसे होंगे, क्या वो मेजर्स लेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही रहेगा इसका पोजीशन जो है। देन सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 29 का, वो क्या बोलता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा शेल बाय नोटिस इन राइटिंग within 7 days of the date of service of notice any person who may be in possession of the benami property to surrender or deliver the possession thereof to the administrator। कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी जो कि किसी के पोजेशन में थी और फाइनली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया दैट दिस प्रॉपर्टी इज अ बेनामीदार प्रॉपर्टी एंड दिस नीड्स टू बी इन पोजेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो हियर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ही नीड्स टू गिव अ नोटिस टू दिस पर्सन हु इज इन द पोजेशन ऑफ दिस बेनामी प्रॉपर्टी एंड maximum period which this administrator can give to vacate this property to the person who is in the possession of property is of 7 days। अगर 7 दिन में वो इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता तो फोर्सिबली इस प्रॉपर्टी को खाली करवाया जा सकता है। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बोल दी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से हम जिसको बोलते हैं उसी को यहाँ पे भी हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, चैप्टर 5 बात करता है, सेक्शन 30 के हिसाब से एस्टेब्लिश की जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सेंट्रल गवर्नमेंट वही गजट में नोटिफिकेशन वगैरह निकाल के इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाएगी। सेक्शन 40 बोलता है कि जो उसके प्रोसीजर हैं, पावर्स हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वो हमें सेक्शन 40 के हिसाब से बताई जाएगी। सबसेक्शन 1 के अंदर हमें बोला गया है कि सीपीसी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना प्रोसीजर खुद बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। देन आप इनके ऑर्डर के अगेंस्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, जो भी पार्टी एग्रीव्ड है इसके ऑर्डर से अपीलेट ट्रिब्यूनल के। लेकिन आपको 60 डेज़ के अंदर ही जाना है, जब भी आपको वो ऑर्डर मिल रहा है, आपको कम्युनिकेशन हो रही है उस ऑर्डर की, उसके विदिन 60 डेज़ आपको हाई कोर्ट के पास जाना है। 60 डेज़ के बाद भी जा सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, आप प्रूव कर रहे हो कोर्ट को कि आप सफिशिएंट कॉज की वजह से नहीं आ पाए विदिन 60 डेज़, तो भी आपकी इस अपील को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, आपको हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपकी अपील के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और सामने वाली पार्टी इस तरीके की बात बोल सकती है कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यू कर सकती है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, ये जो बोल रहे हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वही उनकी चीज़ है, वो यही बोलेंगे। और लेटर स्टेज के ऊपर हाई कोर्ट में भी कोई क्वेश्चन बाद में भी जब प्रोसीडिंग चल रही है ऐड किया जा सकता है कि ये भी चीज़ जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की इसके अंदर इंक्लूडेड है।
एंड देन हाई कोर्ट फाइनली जो अवार्ड के ऊपर कॉस्ट है वो भी पे करवा सकता है। सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, जो हाई कोर्ट है वो डिटरमाइन कर सकता है इशू हैज़ नॉट बीन डिटरमाइन बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, की कोई चीज़ जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं डिटरमाइन कर पाई उसको डिटरमाइन कर सकता है, या कोई चीज़ रॉन्गली डिटरमाइन कर दी गई अपीलेट ट्रिब्यूनल ने और उसका रीज़न दे सकता है हाई कोर्ट की क्यों वो रॉन्गली उन्होंने डिसाइड किया क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट अपने ऑर्डर्स दे सकता है। इस अपील के अंदर सीआरपीसी के प्रोविजन जो है वो फॉलो होंगे। देन स्पेशल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलके जो ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है उनके ट्रायल चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट को बना सकती है। तो वो स्पेशल कोर्ट अलग से भी बनाया जा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ सेशन बैठा हुआ है उन्हीं को स्पेशल कोर्ट की पावर दे दी जाए कि इसका जो ट्रायल है वो भी आप चला लेना, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का जो ट्रायल है वो भी आप ही चला लेना। तो ये पावर यहाँ पे दी गई है। देन यहाँ पे आप जैसे सीआरपीसी के ट्रायल को चलाते हो वैसे आप चला सकते हो जो स्पेशल कोर्ट के पास केसेस चलेंगे क्योंकि सेशन कोर्ट है। देन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस इसके लिए कंप्लेंट राइटिंग में की जाए, किसके द्वारा, अथॉरिटी के थ्रू, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के थ्रू। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। या 6 महीने का टाइम दे रखा है कि आपको 6 महीने में इसको कंप्लीट करना है, बट दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 6 महीने में इसका ट्रायल खत्म नहीं हो सकता, बट यहाँ पे कोशिश करने की जल्द से जल्द हो जाए, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। ऑफेंस के बारे में बता रखा है जो हमने बात की थी चैप्टर 7 के अंदर कि अगर कोई ऑफेंस या प्रोसिक्यूशन होता है तो हमें चैप्टर 7 के ऊपर आना है। सेक्शन 53 पेनल्टी के बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको गिल्टी मानेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन का, अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो अगर हमें वो पाया जाता है तो वहाँ पे उसको 1 से 7 साल की सजा दी जाएगी, प्लस उसके ऊपर 25% पेनल्टी लगेगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी की। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस प्रोसीडिंग में कहीं पे भी, तो सेक्शन 54 बोलता है कि उसको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी पे करना पड़ सकता है। अब लेकिन ये जरूरी है कि चाहे सेक्शन 3 हो जो हमने पढ़ा था इनिशियली, सेक्शन 53 हो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सेक्शन 54 हो, यहाँ पे किसी के अंदर भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि बोर्ड जो है इसकी सैंक्शन नहीं दे देता। देन वही बात आ गई, अगर कंपनी कोई ऑफेंस कर रही है तो वहाँ पे कंपनी को उसी तरीके से पनिश किया जाएगा, और अब कंपनी को तो पनिश नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट विल होता है तो हमें उसको लिफ्ट करेंगे कॉर्पोरेट विल को, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम यहाँ पे पनिशमेंट देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रूफ कर देता है कि उसको इस कॉन्ट्रवेंशन के बारे में नॉलेज नहीं थी तो वो बच जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति की कंसर्न से, कनाइवेंस से कोई भी चीज़ होती है तो जितने भी लोग हैं वो सारे लाइबल हो जाएंगे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, सबको हम गिल्टी मान लेंगे इसके अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी कवर होती है। और जो कंपनी ये जो टर्म सेक्शन 62 में यूज़ किया इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फर्म के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 कंप्लीट होता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सारी कंप्लीट कर ली। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डील विद योर एग्जाम्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।